Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist। आज का हमारा लेक्चर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। I hope you will subscribe my YouTube channel so that you can get the updates। Before starting the molecular orbital theory, पहले तो हमें यह देखना होगा कि why molecular orbital theory, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई, इसका जवाब ढूंढने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि पहली पॉइंट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जबकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बिहाफ पे हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की जो मैग्नेटिक नेचर है कि क्या वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है, वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक और पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप बट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन मोनोसेंट्रिक। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के दौरान एक दूसरे को जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के बाद जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोनोसेंट्रिक ही रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक नहीं रहते, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पॉलीसेंट्रिक होते हैं। इसका मतलब है कि वीबीटी का कहना था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, उनकी अट्रैक्शन में रहते हैं। नाउ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वीबीटी। यानी बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड एनर्जी हो गई, इन फैक्टर्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जबकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बिहाफ पे हम इन सारे फैक्टर्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लेंगे। नाउ बिफोर गोइंग फॉर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ और चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने लिखा है कि बिफोर गोइंग फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझना बहुत इजी रहेगा। अब सब जानते हैं कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो एटम्स कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। यानी एटम्स आपस में कंबाइन हुए और वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब यह भी जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं उनमें बॉन्डिंग, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बट द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉट दे आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलकर एक नए रीजन में आते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटम जो होता है उसके उसके इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में, और मॉलिक्यूल जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, यानी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये बेसिकली ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन एक नए रीजन में आ जाते हैं, और उस नए रीजन को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो शुरू करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या हैं, ये थ्योरी किसने दी थी, इसका सारा डिटेल्स क्या हैं, तो लेट्स सी। नाउ दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय हर्ट्ज एंड मलिकन। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, दो केमिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इस थ्योरी को दिया था। वन ऑफ दैट इज द हर्ट्ज एंड द सेकंड वन इज द मलिकन। पोस्टुलेट नंबर 1, इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस थ्योरी का कहना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं रहते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। Molecular orbitals are the energy states of a molecule in which electrons of the molecules are filled. And a molecular orbital is a property of a molecule as a whole. अब यहाँ पर कहा गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये असल में किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट्स होती हैं,
और इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे जब कोई मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल, यानी वो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी रहेगी। एक और पोस्टुलेट है कि ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच हैव कंपैरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस पर्टिकुलर पोस्टुलेट का मतलब है कि सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेरेबल हो, यानी जिनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो, यानी क्लोज एनर्जी डिफरेंस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होके ही बॉन्डिंग बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ना सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कंपेरेबल एनर्जी के हों, जबकि उनकी ओवरलैपिंग के लिए एक और शर्त भी है कि ऑर्बिटल मस्ट अप्रोच इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक पर्टिकुलर पैटर्न से आके ही ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से क्या करना होगा, ओवरलैप करना होगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा। एक और पोस्टुलेट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। अब हम ये तो जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बनेंगे, लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा उतने ही बनेंगे। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने आगे लिखा है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पर दो ओवरलैप हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही बने। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो दो टाइप्स के होते हैं। इनमें एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनको शॉर्टकट से हम बीएमओस भी लिख सकते हैं, और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको हम कह सकते हैं एबीएमओ। ठीक है, बीएमओ का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एबीएमओ का मतलब क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Pauli's exclusion principle, Aufbau principle and Hund's rule is applied when electrons are filled in the molecular orbitals. अब सब जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान तो हम इन्हीं तीन रूल्स को बेसिकली फॉलो करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है, और जब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। और आप सब जानते हैं कि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ही यही है कि किसी भी ऑर्बिटल में आने वाले दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा सेम नहीं होगा, वो हमेशा अपोजिट होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है इसका मतलब है बिल्डिंग अप रूल। बिल्डिंग अप का मतलब है कि ऑर्बिटल्स आर टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यानी कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करने जाएंगे तो पहले उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, बाद में उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और हम इस पर्टिकुलर फिलिंग के दौरान हंट्स रूल को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, और हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को फिल किया जाए तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सबकी स्पिन सेम होगी, बाद में उन्हीं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डबलिंग होगी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन पहले इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि वी हैव टू फॉलो दीज थ्री रूल्स व्हेन वी आर गोइंग टू फिल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो हमें इन तीन रूल्स को फॉलो करना है। एक और चीज याद रखो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी बीएमओस जो हैं उसकी एनर्जी कम होती है और एबीएमओस जो होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जानते हैं कि हायर द एनर्जी एंड लोअर द स्टेबिलिटी, या फिर लोअर द स्टेबिलिटी एंड द हायर द एनर्जी, जो भी आप बोलना चाहें। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि बीएमओस जो होते हैं उनकी क्योंकि एनर्जी कम होती है तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जबकि एबीएमओस जो हैं इनकी एनर्जी ज्यादा है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब हम फिल करेंगे तो सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे, बीएमओस को। जब बीएमओस फिल हो जाएंगे तो फिर हम किसको फिल करेंगे, एबीएमओस को।
ऐसा क्यों? क्योंकि BMOs की एनर्जी कम है और ABMOs की एनर्जी क्या है, वो ज्यादा है। एक और चीज भी याद रखने की है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप क्या होगी, वो डिपेंड करेगी कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कोई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे भाई S और S ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, S और P ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, P एंड P ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। और P और P ओवरलैपिंग में तो दो ऑप्शन है, ठीक है, एक लीनियर भी है और एक पैरेलल भी है, यानी सिग्मा बॉन्ड भी बन जाता है और पाई बॉन्ड भी बन जाता है। तो ये हैं कुछ पॉस्टुलेट जो आपको ध्यान में रखने हैं जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात करेंगे। नाउ formation of molecular orbitals by linear combination of atomic orbitals। linear combination of atomic orbitals को हम शॉर्टकट में लिखते हैं L C A and O, यानी linear combination of atomic orbitals। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन में जाते हैं। लेट्स सी कैसे। इस पूरी एक्सप्लेनेशन को हम सीखने वाले हैं थ्रू इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव एज अ वेव। अच्छा, तो आप सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव। इट इज देयरफॉर व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप एक्चुअली वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज इंटरफेरेंस। डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो एज अ वेव है। चलो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव माने तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो एटम्स के ऑर्बिटल जब एक दूसरे में ओवरलैप होंगे बॉन्ड बनाने के दौरान, तो एक्चुअली उन इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड जो वेव होती हैं वो एक दूसरे से इंटरफेरेंस करती हैं। अब आप ये भी तो जानते हैं कि इंटरफेरेंस के दो टाइप हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव। तो चलो देखते हैं कि इंटरफेरेंस जो होते हैं इसके कितने टाइप हैं। इंटरफेरेंस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेव जो होती है एक कंस्ट्रक्टिव भी होती है और एक डिस्ट्रक्टिव भी होती है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि व्हेन टू वेव्स कंबाइन इन द सेम फेज द नेट रिजल्टेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड इंक्रीज। यानी जब दो वेव एक दूसरे में कंबाइन हो, तब जब दोनों वेव जो है वो एक ही फेज में हो, तो उन दोनों वेव्स की कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट आएगा, उन दोनों वेव्स की कॉम्बिनेशन से जो नई वेव बनेगी उसके एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पहले के हिसाब से ज्यादा होगा। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि व्हेन टू वेव्स कंबाइन इन द ऑपोजिट फेजेस, यानी जब दो वेव ऑपोजिट फेज में जब एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, देन ईच वेव विल ट्राई टू कैंसिल द अदर। यानी हर एक वेव जो होती है वो अपनी दूसरी वेव को जो दूसरे फेज में है उसको क्या करना चाहती है, कैंसिल करना चाहती है। तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट होगा एम्पलीट्यूड का, वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने दो वेव्स दिए हैं। एक वेव आप देख सकते हैं यहां से लेकर ये एक वेव है, और दूसरी वेव जो है वो यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी वेव है। ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं दीज आर दी पोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियस। कि फर्ज करो कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक वेव फंक्शन ये है और एक वेव फंक्शन ये है। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन दोनों वेव पे जो शो की गई हैं वो सिर्फ इस वजह से शो की गई हैं कि दोनों वेव जो हैं वो एक ही फेज में हैं, यानी दोनों वेव जो हैं वो सेम फेज में हैं और ये आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जा रही हैं। ठीक है, अब जब दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएंगी तो रिजल्टेंट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि वेव जो है एक दूसरे को रिइंफोर्स करती हैं एंड रिजल्ट होता है बॉन्ड, यानी वी आर गोइंग फॉर द कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दोनों वेव्स आपस में जब कंबाइन हो गई तो जो बाइंडिंग न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो पहले की निस्बत क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक, अब
यहां पर दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कर रही हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वेव ये है जिसको मैंने पॉजिटिव साइन से लिया हुआ है, और जबकि दूसरी वेव नीचे है, इसका फेज दूसरा है। यानी एक फेज एक ऑर्बिटल का और दूसरा फेज दूसरे ऑर्बिटल का, यानी दोनों वेव एक दूसरे से अपोजिट फेज से कंबाइन हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब दोनों वेव एक दूसरे से अपोजिट फेजेस में जब इंटरफेरेंस में जाएंगे तो वेव्स कैंसिल ईच अदर एंड नो बॉन्ड विल फॉर्म। तो ऐसी सूरत में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में क्या होगा कि दोनों जो बॉन्डिंग न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस नेग्लिजिबल हो, तो ऐसी जगह को आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं हम, नोड। अब सारे मामले को कुछ यूं एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सपोज ये दोनों वेव जो हैं, इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड जो हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साई ए एंड साई बी से। कि सपोज कर लेते हैं कि एक है एटम ए हाइड्रोजन का और दूसरा एटम बी है हाइड्रोजन का। दोनों जो वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड, उनके एम्पलीट्यूड को हमने रिप्रेजेंट किया है साई ए से और दूसरे को रिप्रेजेंट किया है किसे, साई बी से। अब क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो दोनों वेव एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तब ऐड हो जाएंगी तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी, यानी यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन आप नीचे देखें यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो एक वेव को हमने जो लिखा है साई ए, ये पॉजिटिव फेज में है अब, ठीक है, और दूसरे को हमने रिप्रेजेंट किया साई बी जो कि नेगेटिव फेज में है, जो कि साई बी। अब क्योंकि एक दूसरे से ये यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे साई ए माइनस साई बी। ठीक है, साई ए माइनस साई बी। अब अगर आप चाहते हैं कि दोनों एटम जो हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो जो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का जिसको हम साई से प्रेजेंट करते हैं उसका हम लेंगे स्क्वायर। ठीक है, उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर। तो साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होगी तो हमें साई ए का भी स्क्वायर लेना होगा, साई बी का भी स्क्वायर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर सबसे पहले लिया है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी होल स्क्वायर के। और इसको अगर हम सॉल्व करें इस फॉर्मूले को साई ए प्लस साई बी होल स्क्वायर को, तो फिर हमारे पास जो जो फार्मूला आएगी वो आएगी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए एंड साई बी। अब देखो कि साई ए प्लस साई बी स्क्वायर जो थे पहले, इसमें 2 साई ए एंड साई बी ये फैक्टर ऐड हो गया है, यानी इस फैक्टर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है तब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। लेकिन लेकिन अगर इस फैक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो फिर हम सिंपली लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो न्यूक्लियस के गिर्द बढ़ेगी तब जब जब कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जबकि यहां पर एक और फार्मूला हमने लिया है, तो आप देख सकते हैं साई ए स्क्वायर माइनस साई बी स्क्वायर। माइनस का मतलब है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखें ये हमारे पास फॉर्मूला आया है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए एंड साई बी। मतलब इस फैक्टर से जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, माइनस हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये बात मैंने पहले भी आपसे कही कि साई स्क्वायर जो है, नाउ दिस गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी जो साई स्क्वायर जो है ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को शो करता है कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलते हैं आगे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के थ्रू कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया एस एंड एस ओवरलैपिंग का। अब एस और एस ओवरलैपिंग में आप देख सकते हैं कि दो जब ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो फिर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर
बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, क्योंकि s और s ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो मैंने यहां पर लिखा है सिग्मा s। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल की सूरत में आए तो ऐसी सूरत में दोनों एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर दोनों s ऑर्बिटल अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गए तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि दोनों जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो ये जो नीचे वाला जो ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं BMO, ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है इसको हम क्या बोलेंगे, ABMO। यानी ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम किससे शो करते हैं, एस्टेरिक की साइन से, जो मैंने यहां पर सिग्मा के ऊपर शो किया। अब सिग्मा के साथ S लिखने का मतलब है कि ऑर्बिटल ओवरलैप कौन से हो रहे हैं। यहां सिग्मा के ऊपर एस्टेरिक की साइन नहीं है, मतलब बॉन्डिंग है। सिग्मा के ऊपर अगर एक्सटेरिक की साइन होगी तो फिर ये एंटी बॉन्डिंग है। अगर ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं कि नाउ दिस इज द रीजन वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। दिस इज व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट, नोड। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड क्या है कि रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। Now, whatever the region where the density of electron is 0, now that region is simply called node. एक और ओवरलैपिंग को समझ लेते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को। नाउ दिस इज p and p ओवरलैपिंग। ठीक है, तो p ऑर्बिटल दो तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो p ऑर्बिटल दोनों x हैं, ये एक दूसरे को लीनियर ओवरलैप करने जा रहे हैं। लीनियर ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह की बनेंगे, एक बनेंगे BMO, एक बनेंगे ABMO। तो एडिशन होगी जब इन दोनों ऑर्बिटल्स की, यानी कि जब दोनों जो इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं ऑर्बिटल से एसोसिएटेड, वो जब एक दूसरे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएंगी, तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियस एक एटम का, ये न्यूक्लियस दूसरे एटम का, दोनों एटम के जो लोब हैं ये फ्यूज होते हैं, ओवरलैप होते हैं, और दोनों एटम के बीच में यानी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले के हिसाब से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग है, यानी दिस वन इज कॉल्ड BMO। लेकिन अगर ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को अगर सब्ट्रैक्ट करें, इलेक्ट्रॉन जो वेव्स हैं वो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, नोड। जबकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के साइड में, यानी साइड में भी और इस साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमने लिखा है सिग्मा स्टार 2p MO। सिग्मा स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तभी हमने कहा कि दिस वन इज कॉल्ड BMO, दिस वन इज कॉल्ड ABMO। इसी तरह से जब दो p ऑर्बिटल जो अगर पैरेलल हों, सपोज दोनों p ऑर्बिटल जो है ये y हैं, py और ये भी py, अगर इन दोनों p ऑर्बिटल की अगर ओवरलैपिंग हो, तो ओवरलैपिंग में दो ऑप्शंस हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या तो डिस्ट्रक्टिव होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो बॉन्डिंग न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, उनके अबव और उनके बिलो, ठीक है, अबव एंड बिलो, यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बढ़ना का मतलब यह है कि दोनों जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में और एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से पाई 2p MO बना है। और पाई का मतलब सिंपल ये है कि ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप हुए हैं, और जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं वो p ऑर्बिटल्स हैं, और MO का मतलब बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नाउ दिस वन इज कॉल्ड BMO। ठीक है, तो p ऑर्बिटल जब पैरेलल ओवरलैप हुए तो एक बना BMO। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल्स के एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। रिपेल कर सकते हैं तो फिर दोनों एटम के न्यूक्लिया के बीच में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो गई है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर 0 हो गई है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर इस रीजन को क्या बोलेंगे, नोड। नोड बोलेंगे तो हमने लिखा है कि पाई स्टार या पाई स्टेरिक 2p MO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलते हैं। अब हमें डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, जबकि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसमें वेव फंक्शन जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है psi a प्लस psi b,
जबकि यहां पर वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है साई ए माइनस साई बी, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जबकि बीएमओ में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इट हैज लो एनर्जी देन एबीएमओ, यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या होती है, कम होती है। एंड इट हैज हाई एनर्जी देन बीएमओ, जबकि इसकी एनर्जी जो होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। इट मे और मे नॉट हैव नोड, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसमें नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन याद रखें कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसमें हमेशा नोड हुआ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर बिटवीन द न्यूक्लियाई, दीज इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम, यानी जो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हुआ करेगी बीएमओज में, और यही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह बनते हैं दोनों एटम्स के बीच में और बॉन्ड बनता है। जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस बिटवीन द न्यूक्लियाई, दीज इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द रिपल्शन बिटवीन द एटम, यानी एबीएमओ में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो दोनों एटम के न्यूक्लिया के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और ऐसी सूरत में एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करेंगे, रिपेल। इट्स एनर्जी इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एबीएमओ जो होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, जबकि जो बीएमओ है, सॉरी नॉट एबीएमओ, जो बीएमओ है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, जबकि एबीएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। इट इज मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल, क्योंकि एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। इट इज रिप्रेजेंटेड विदाउट एस्टेरिक साइन while it is represented by asterisk sign. So that's it for today. Thank you.